हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमए क्लासेस। आज ये वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज हमारे साथ जेपीएससी में शानदार सफलता प्राप्त करने वाली अंबुजा राजलक्ष्मी हैं, जो प्रथम बार में जेपीएससी में सफल हुई हैं। आज उनसे ढेर सारी बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई की, वो कौन से बुक से पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए और ये कैसे सफल हुई, अपनी क्या स्ट्रेटजी अपनाई ताकि जेपीएससी में प्रथम बार में ही सफल हो गई। तो इनसे चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले अंबुजा, बहुत बहुत बधाई हो ये जेपीएससी में शानदार सफलता के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप सभी के ब्लेसिंग से आज मैं आपके साथ हूँ यहाँ पर। थैंक यू अंबुजा। चलिए शुरू करते हैं बात का सिलसिला। और सबसे पहले ये बताइए कि इस बार यूपीएससी में भी और जेपीएससी में भी लड़कियाँ टॉपर रही हैं, तो क्या कारण है? कौन सा फेवरेबल कंडीशन लड़कियों के लिए काम करता है कि लड़कियां टॉप कर जाती हैं, या फिर कोई आईक्यू लेवल जो है वो लड़कियों का ज़्यादा होता है लड़कों के कंपेयर में? सर मुझे लगता है कि ऐसे आईक्यू लेवल को ज़्यादा और कम करके आंकना सही नहीं होगा। लड़कियों में हौसला, उनका जज्बा काफ़ी उनके लिए फेवरेबल कंडीशन के तौर पर काम करता है। लड़कियां काफ़ी मतलब अपने हौसले को लेकर और अपने प्रयास को, अपनी पहचान बनाने को लेकर काफ़ी आगे बढ़ती हैं और इसलिए आगे सफल होती हैं। जी, चलिए अब ये बताइए कि आप मेंस और पीटी के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि आप प्रथम बार में ही सफलता जेपीएससी में मिल गई आपको? किस तरीके से पढ़ाई की, ज़रा मेरे दर्शकों को, मेरे जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको ज़रा डिटेल से बताइए कि क्या किस तरीके का स्ट्रेटजी अपनाई। सर जैसा कि जेपीएससी का जो सिलेबस है हमारा, तो हम देखते हैं कि जेपीएससी में 3 लेवल पे एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहला तो मैंने जब इसकी तैयारी शुरू की तो प्रीलिम्स का मैंने सिलेबस देखा, मेंस और इंटरव्यू के बारे में मुझे जहाँ तक जानकारी मिली मैंने उसको समझने का प्रयास किया और सिलेबस के हिसाब से मैंने तैयारी शुरू की। और प्रीलिम्स में हमारा 2 पेपर होता है, एक जीएस पेपर 1 और एक झारखंड का पेपर। तो मैंने सिलेबस के हिसाब से तैयारी शुरू की और जीएस पेपर 1 में जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, फिर पॉलिटी के सब्जेक्ट थे, ज्योग्राफी था, साइंस का पेपर था और इकोनॉमिक्स हो गए और 10 क्वेश्चन झारखंड के भी इंक्लूडेड यहाँ पे थे और करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं और मिसलेनियस का सेक्शंस है। तो जो भी हमारे सिलेबस में मेंशन थे उन पे मैंने अच्छी पकड़ बनाई और उसको कंसेप्चुअली थॉरली मैंने पढ़ा अच्छे से, ताकि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएँ उसको मैं सॉल्व कर सकूँ अच्छे से। और टेस्ट सीरीज़ लिया मैंने और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीलिम्स के लिए। और जो झारखंड का पेपर था, झारखंड को भी मैंने काफ़ी गहनता से अध्ययन किया और इसके लिए मतलब मैंने तैयारी जब शुरू की तो मैंने 2 बुक्स का सहारा लिया था और उन दोनों बुक्स में से एक बुक जो था उसमें मैं जो भी मुझे सप्लीमेंट मिलता था उसमें मैं ऐड कर लेती थी। जो भी कुछ नए करंट या कुछ नई डेटा मुझे मिली अगर, तो मैं उसमें सप्लीमेंट करती थी। और क्विक रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया प्रीलिम्स के लिए भी और उससे मैंने तैयारी अपनी आगे बढ़ाई। और सर मेंस के लिए भी सर मैंने खुद से नोट्स प्रिपेयर किया। और जैसे मेंस हमारा जो जेपीएससी में होता है उसमें 6 पेपर होते हैं। तो जैसा पहला पेपर जो होता है पेपर 1, वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसमें हिंदी और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों में थोड़ी सामान्य हिंदी और इंग्लिश की जानकारी होती है। थोड़ा अगर हम उसमें और अच्छे से पढ़ाई कर लें और निबंध लिखना और जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है और जो पैराग्राफ होता है, पैसेज के क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम उसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो क्वालिफाइंग पेपर हम अच्छे से क्वालिफाई कर जाते हैं। और दूसरा पेपर जो हमारा होता है वो भाषा साहित्य का पेपर है। इसमें मैंने खोटा भाषा साहित्य को चुना। तो सर मेरा खोटा भाषा साहित्य चुनने के पीछे कारण भी यही था क्योंकि हमारे क्षेत्र में ये भाषा काफ़ी बोली जाती है और इस भाषा से मैं बहुत वाकिफ़ थी और पूरे जीएस के सिलेबस को कवर करने के दौरान ये पेपर काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगा, तो इसलिए भी मैंने खोटा को चूज़ किया। और पेपर 3 जो था हमारा वो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शंस होते हैं, तो उसको मैंने अच्छे से किया। और पेपर 4 में पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पेपर 5 में इकोनॉमिक्स और पेपर 6 में साइंस टेक। तो मैंने सबके लिए अलग अलग जो बुक्स थे उसको अच्छे से पढ़ाई की, उसके नोट्स बनाए और क्विक रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किया और टाइम स्लॉट बांट करके मैंने प्रिपेयर किया। और आवश्यकता लगी तो मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन किया और टेस्ट सीरीज़ में प्रैक्टिस मैंने किया मेंस के लिए और इस तरह से मैंने मेंस को क्लियर किया।
अच्छा, एक बात है मुझे अभी दो चीज़ बताई, दो बुक हम फॉलो किए पीटी के लिए, और मेंस के लिए भी कुछ बुक जो है वो फॉलो किए और उसका खुद से नोट्स बनाए। तो कौन सा बुक पीटी के लिए और कौन सा मेंस के लिए फॉलो की? सर जैसे प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी मैंने इंटीग्रेटेड ही की थी, शुरू से मिला करके की। तो जैसे प्रीलिम्स में हिस्ट्री मैंने पढ़ा, तो हिस्ट्री के लिए, एंशिएंट हिस्ट्री के लिए झा एन शिमाली सर की बुक, और मेडिएवल के लिए सतीश चंद्र सर की बुक, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक मैंने पढ़ी। और उसके अलावा जो क्वेश्चन बैंक होता है घटना चक्र का, वो सॉल्व मैं करती थी, और लूसेंट का क्वेश्चन बैंक वो भी सॉल्व किया मैंने। और जो अब आर्यंत का एक बुक आता है जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, विगत जो लोक सेवा आयोग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका संकलन होता है, तो उसको भी मैंने सॉल्व किया था। और पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत सर की बुक, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी लक्ष्मीकांत सर की बुक को मैंने अच्छे से फॉलो किया, जिससे मुझे मेंस में भी काफ़ी मदद मिली। ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन सर की बुक और एनसीईआरटी की बुक्स को मैंने ज़्यादा प्रीफ्रेंस दिया, जिसमें क्लास 11th के लिए और 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है उससे काफ़ी कुछ मदद मिली मुझे। और अगर इकोनॉमिक्स देखें तो इकोनॉमिक्स में मैंने किसी ज़्यादा नोट्स और बुक का उतना हेल्प नहीं मैं ले सकी, क्योंकि मुझे बुक से इकोनॉमिक्स थोड़ा मुझे टफ लगता था। तो यूट्यूब पे मृणाल सर की जो वीडियो लेक्चर्स है मैंने उससे काफ़ी कुछ क्लियर किया, और शॉर्ट नोट्स में उससे प्रिपेयर मैंने किया था। और साइंस के लिए शंकर आईएएस सर का जो नोट्स है, शंकर आईएएस बुक जो आता है, वो इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह के लिए उससे प्रिपेयर किया। और फिज़िक्स के में और बायो जो हमारा सिलेबस में है उसके लिए एनसीईआरटी का मैंने हेल्प लिया। और मतलब अगर हम पूरे तरीके से कैलकुलेट करके देखें तो बेसिकली जो इंटरनेट में दृष्टि आईएएस के भी जो आर्टिकल्स आते हैं उनका भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला। अनअकैडमी के वीडियो लेक्चर्स जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका मैंने प्रयोग किया। और झारखंड जो पेपर हमारा GS2 में आता है उसके लिए मैंने उड़ान पब्लिकेशन की बुक को प्रयोग किया, और साथ में मनीष रंजन सर की जो बुक थी उसका मैंने यूज़ किया। मतलब ढेर सारी बुक का एक संकलन था तुम्हारे पास, और जिसका यूज की है और उस तरीके से पढ़ाई की है। अच्छा, एक चीज़ बताओ अंबुजा कि जेपीएससी के पढ़ाई के लिए, जेपीएससी में सफल होने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना सही है, और तुम कितने घंटे पढ़ाई करती थी? सर मुझे लगता है कि घंटों में बांटना इस तैयारी को उतना सही नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एक आधार के तौर पर कहा जा सकता है कि अगर हम 7 से 8 घंटे की पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो पढ़ाई फोकस्ड होनी चाहिए, हमारी कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए, तो हम निश्चित सफल हो सकते हैं। और पढ़ाई के दौरान हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि 3 घंटे 4 घंटे बैठ गए, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और फ्रेश हो करके, माइंड फ्रेश करके, और टाइम स्लॉट में बांट करके कि हमें ये सेक्शन पहले करना है, फिर हमें ये टॉपिक करना है। तो इस तरह से डिवाइड कर करके अगर हम पढ़ाई करते हैं और फोकस्ड होकर के करते हैं तो निश्चित सफलता मिल सकती है सर। अभी कंसिस्टेंसी की बात की, बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट में कंसिस्टेंसी नहीं रह पाती है। किसी दिन तो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ाई किए, किसी दिन 10 घंटा भी पढ़ाई कर लिए। तो कंसिस्टेंसी कितने मायने रखते हैं किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए? कंसिस्टेंसी कितने मायने रखते हैं? सर कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है, ऐसा मैंने भी तैयारी के दौरान इससे महसूस किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके घर पे कुछ फंक्शन हो गया, आपको कहीं जाना है, या कभी कुछ आपकी तबीयत ख़राब हो गई, तो बीच में कुछ टाइम इधर उधर हो जाता है। लेकिन हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जो भी समय हमारा अगर ख़राब हुआ है तो उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं। अगर हम किसी दिन थोड़ा कम पढ़ रहे हैं तो हम उसको किस तरह से मैनेज करके अगले दिन मेकअप कर लें, और टॉपिक्स हम छोड़ें ना, और कोशिश करें कि पढ़ाई जो हमारी है उसको प्रायोरिटी दी जाए, और हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हम किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। मतलब एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, और एक अपने को एक अनुशासित तरीके से उसको मैनेज करना चाहिए। अगर किसी दिन कम पढ़ाई किए हैं तो उसको भरपाई दूसरे दिन ज़रूर कर लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि रात को सोते वक्त भी एक बार आकलन करना चाहिए कि आज दिन भर हम कितनी पढ़ाई किए हैं, या क्या कमी रह गई जिसको आगे हम सुधार सके नेक्स्ट डे। यस सर, बिल्कुल। जितना हम लोग सुबह में पढ़े हैं, तो टाइम, जैसे मैं पढ़ाई करती थी तो मैंने टाइम स्लॉट बांटा था रात का, कि मैंने जो सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक जो मैंने पढ़ाई की है, और जो भी टाइम स्लॉट का क्लियर किया टॉपिक्स, उसको मैं एक बार क्विक रिवीजन कर सकूं, ताकि जो भी मैं पढ़ी हूँ उसमें कुछ कमी अगर रही तो उस टॉपिक को जो छूटा है उसको क्लियर कर सकूँ। तो इस तरह से होता था। और घर में पापा भी साथ में बैठ करके पढ़ते थे, भैया साथ में बैठ के पढ़ता था, तो इससे काफ़ी अच्छा रहा कि पढ़ाई करना है, फिर इतने टाइम रिवीजन करना है, फिर डिस्कशन करना है, तो इस तरह से काफ़ी हेल्प मिलता है सर। क्या ग्रुप डिस्कशन भी इसमें काफ़ी फ़ायदा किया, या ग्रुप डिस्कशन कर रही थी क्या?
यस, ग्रुप डिस्कशन काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है अगर आपके आसपास कुछ ऐसे सीनियर्स हैं, क्योंकि सर मैंने किसी कोचिंग का सहारा नहीं लिया, लेकिन मेरे ऐसे सीनियर्स मुझे मिले और जिनका काफ़ी सपोर्ट मिला। घर पे पापा थे, भैया था, जिनके साथ डिस्कशन करके मुझे काफ़ी टॉपिक्स क्लियर होते थे, चाहे वो मेंस का मेरा सिलसिला हो, चाहे इंटरव्यू के टाइम पे। तो ग्रुप का काफ़ी लाभ मिला, जिसमें एक कनक दीदी हैं और विशाल भैया हैं, रंजीत भैया, उन लोगों से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। काफ़ी अच्छे सीनियर्स हैं और अच्छे सीनियर्स का अगर ग्रुप मिलता है तो बेशक बहुत फ़ायदा होता है सर। अच्छा अंबुजा, तुम्हारा ग्रेजुएशन में मैथ्स था, यूजी तुम मैथ्स से की है, और तो क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा हुआ या कुछ नुकसान हुआ मैथ्स रख करके? क्या बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोग ज़्यादातर आर्ट्स रख लेते हैं, तो क्या साइंस रख करके, मैथ्स रख करके सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है या नहीं? ये सर बिल्कुल, मैथ्स से मुझे कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि मुझे नुकसान हुआ, बल्कि मुझे उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेशन फास्ट करता है, एक्यूरेसी बताता है। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट मैथमेटिक्स पढ़ करके गया है तो उसकी जो क्षमता है, उसकी जो योग्यता है, वो और निखर कर आती है। तो मैथ्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया और इंटरव्यू में भी मुझे मैथ्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए उसको मैंने अच्छे से डील किया। तो मुझे लगता है कि मैथ्स ने मुझे शुरू से ही काफ़ी सपोर्ट किया है, मैथमेटिक्स काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा, जो यूजी में सब्जेक्ट होता है, ग्रेजुएशन में जो ऑनर्स सब्जेक्ट होता है, उससे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए होंगे, मैथ्स से भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए होंगे, तो क्या किस तरीके का मैथ्स से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में? सर जैसे मेरा इंटरव्यू जो बोर्ड था उसमें जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने मतलब पूरे डाइवर्सिफाइड फॉर्म में क्वेश्चंस पूछा। मेरा जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट था उससे भी क्वेश्चंस पूछे गए। फिर जो पोस्ट प्रीफ्रेंस था, मैंने क्या पोस्ट प्रीफ्रेंस रखा है, उससे पूछे गए। करंट अफेयर के जो सिनेरियो चल रहे थे तभी तत्काल में, रशिया यूक्रेन, उससे संबंधित क्वेश्चंस थे। तो और हमारे राज्य से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हमारा व्यक्तित्व का परीक्षण सर लोगों ने करने की कोशिश की कि हम क्या सच में उस सिचुएशन में हम अच्छे से आंसर कर पाए, मतलब सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए। और मैथ्स से मेरा क्वेश्चन 3 क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन सर ये था कि आपने मैथ्स ऑनर्स किया है, आप मैथ्स को कैसे यूटिलाइज़ करेंगी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अभी जो कोरोना का समय है तो कोरोना के टाइम पे मैथ्स का कैसे यूटिलाइज़ आपने किया, कैसे मैथ्स को आप यूज़ कर सकते हो पैंडेमिक के क्षेत्र में। तो सर मेरा आंसर था कि जो हम लोग मॉडलिंग, मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग मॉडल्स बनाते हैं और पैंडेमिक के टाइम पे उसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम लोग देखते हैं। तो इस तरह का मैंने आंसर किया था। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे कि मैथ्स का कैसे आप यूज़ करेंगी। तो सर बेसिकली हम लोग मैथ्स में ऑप्टिमाइजेशन पढ़ते हैं, उसमें कैसे किसी चीज़ को हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, लॉस को मिनिमाइज़ करना है। तो उस चीज़ को हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज़ कर पाते थे कि कहाँ पे हमें कितनी से पुलिस बल को कहाँ पे कितना प्रयोग करना है। हमें ये देखना है कि किस प्रकार पुलिस जो हमारी बल है उस बल को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और जो नक्सल और जितने भी मतलब जो विरोधी तत्व हैं उनको अधिक से अधिक हानि हो। तो इसके लिए मैथ्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं और कई क्षेत्र में मैथ्स का प्रयोग है। तो इस तरह से मैंने इंटरव्यू में भी मैथ्स का काफ़ी अच्छे से जवाब दिया था। तो मुझे लगता है मैथ्स ने काफ़ी मदद किया मुझे। चलो, तो मुझे लगता है कि जब ग्रेजुएशन जो जिस सब्जेक्ट से लोग कर रहे हैं तो वो तो अच्छी से पढ़ाई करनी ही चाहिए और उसका नॉलेज तो होना ही चाहिए, और साथ में कब से जेपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट कम से कम समय में निकाल ले। तो कब ग्रेजुएशन के दरमियान ही शुरू कर देना चाहिए या आफ्टर ग्रेजुएशन, इसमें क्या तुम्हारा सोच है? सर मुझे लगता है कि सिविल सेवा की जो तैयारी है वो काफ़ी एक अच्छा समय लेती है और अगर आप एकाग्र होकर हैं तो आप कम समय में भी अच्छे से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सर मैंने ग्रेजुएशन के बाद इसकी तैयारी शुरू की और अगर कोई इंसान के अंदर है उसकी ये सोच है कि मुझे सिविल सेवक ही बनना है तो वो 10th के बाद भी तैयारी शुरू कर सकता है। अगर वो 10th के बाद नहीं करता है तो ग्रेजुएशन के बाद भी, जब उसको उसका फेवरेबल कंडीशन हो, जब उसके अंदर वो आ जाता है डेडिकेशन कि अब मुझे लगना ही है, अब मुझे करना है, तो तब से वो करे। लेकिन हाँ, जब भी वो करे तो काफ़ी डेडिकेशन और काफ़ी एकदम एकाग्रता के साथ वो करे कि मुझे सफल होना ही है और मुझे कोई अड़चन मेरे बीच में नहीं आएगी, किसी भी बाधा से मैं घबराऊंगा नहीं और मैं कर लूँगा। तो ऐसे ही डेडिकेशन के साथ वो करे तो किसी भी परिस्थिति में शुरू करे वो निश्चित सफल होता है। मतलब एक जज्बा और एक जुनून होना चाहिए स्टूडेंट को कि हमको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, और उस जज्बे और जुनून के साथ में उसको एक कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी ज़रूरी होती है। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं जानना चाहूँगा कि मोबाइल जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब करता है स्टूडेंट को पढ़ने में।
मोबाइल पर बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी स्टूडेंट जो है वो टाइम सोशल मीडिया में बिताते हैं, या फिर फालतू वीडियोज़ वगैरह देख करके। तो इसका कैसे यूटिलाइज़ किया जाए, और तुम किस तरीके से इसके साथ तालमेल बैठा पाई कि मोबाइल जो है वो तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वो एक तुमको सहयोग ही किया, और उसका मिसयूज नहीं बल्कि उसको यूटिलाइज़ कर पाई, सदुपयोग कर पाई। तो ये कैसे हो पाया? सर बिल्कुल, ये ऐसी अभी के समय में हम भी ऐसा देखते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन सर मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे मोबाइल को उसका एक अच्छा प्रयोग मैंने किया, और इंटरनेट का मैंने यूज़ किया, और उसके हेल्प से ही मैंने काफ़ी नोट्स भी प्रिपेयर किया। लेकिन सर बीच में बहुत डिस्ट्रैक्शन भी होता है, जिसके कारण लोगों को खुद को एक तरीके से बांधना पड़ता है कि नहीं, मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो थोड़ा हमें माइंड जो डाइवर्ट होता है जिस चीज़ों में, कि हम व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, उससे थोड़ी दूरी बना लें। तो सर इसके लिए मैंने मतलब सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाई। लेकिन जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा होता था, जैसे इंटरनेट का प्रयोग करके मैंने दृष्टि आई इसके काफ़ी आर्टिकल्स पढ़े, अनअकैडमी के काफ़ी वीडियो लेक्चर्स मैंने देखे, तो जिनसे मुझे लाभ हो रहा था मैंने उसका काफ़ी सदुपयोग किया। और जब मुझे लगता था कि नहीं अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फ़ोन ऑन है और हाथ में बार बार हम यूज़ कर ले रहे हैं, तो उस टाइम में सर मैंने फ़ोन को मैं ऑफ़ कर देती थी। और फिर जब पढ़ाई वगैरह हो गई तो थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन ऑन कर लेती थी। ये अच्छा है कि जब पढ़ाई हम कर रहे हैं तो उस समय मोबाइल को ऑफ रखें, ताकि वो किसी तरीके का नोटिफिकेशन का साउंड हमारे कानों तक नहीं जाए कि तुरंत मोबाइल में उठा करके देखूं। और जिस समय मैं यूट्यूब वगैरह से कुछ वीडियोज़ देख रहा हूं उस समय उस पर ही फोकस करूं। ये एक अच्छी बात है, मोबाइल का यूटिलाइज होना चाहिए। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जो काफ़ी सपोर्ट भी करता है, काफ़ी हेल्प भी करता है, और किसी का टाइम भी बर्बाद करता है काफ़ी, तो उसको एक तालमेल बैठाना पड़ता है। चलो एक और चीज़ कि शिक्षा सेवा संवर्ग मिला है, तो तुम्हारी क्या सोच है अभी की जो परिस्थिति है शिक्षा? मैं भी एक शिक्षक हूँ और तुमको मैं पढ़ाई भी हूँ मैथ्स यूजी में, और उस समय भी बड़ा बेबाक तरीके से और बड़े सही तरीके से क्वेश्चन का जवाब तुम देती थी, आज भी उसी तरीके से जवाब दे रही हो। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार की ज़रूरत है, और तुम जब अब शिक्षा सेवा संवर्ग में जब आ जाएगी तो क्या सुधार करना चाहेगी अपने ज़िलों में? जिस ज़िला में तुम पदस्थापित होगी वहाँ पर से स्कूलों में, सरकारी स्कूल में कहा जाता है कि पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक वहाँ के अच्छे नहीं हैं, तो तुम्हारी क्या सोच है और क्या सुधार करना चाहेगी? सर मुझे लगता है कि अब हमारे राज्य में काफ़ी कुछ बदलाव आया है, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राज्य आगे बढ़ रहा है। और सर मैं जिस सेवा में चयनित हुई तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी योग्यता का पूर्ण प्रयोग वहाँ पे करूँ, और सर शिक्षा को बेहतर बनाने में मैं पूरी कोशिश करूँगी। और जब उचित समय पर मैं जाकर मैं समय समय पर मुआयना करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि बच्चे जो हैं वो मुझसे घुल मिल करके जो भी उनकी समस्याएं हैं वो भी मेरे सामने शेयर कर सकें कि क्या प्रॉब्लम्स है, और स्कूल में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे क्षेत्र में क्या शिक्षा व्यवस्था में क्या कमियां हैं, उसको दुरुस्त करने की जितने प्रयास होंगे मैं पूरी कोशिश करूँगी और उसको दुरुस्त करूँगी सर। जी बिल्कुल, एक्चुअली एक कुछ गलत धारणा लोगों में भी है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं वो अच्छे कंपटीशन में नहीं जाते हैं। जीपीएससी के जो अभी टॉपर रही हैं उनकी स्कूली शिक्षा जो है वो सरकारी स्कूल से ही हुई है। मुझे जो जानकारी मिली है वो इस सरकारी स्कूल से ही हुई है। तो सरकारी स्कूल में भी शिक्षक अच्छे हैं और अच्छी तरीके से वहाँ से भी तैयारी होती है, और वहाँ के लोग भी क्वालिफाई करते हैं और अच्छे अच्छे जगह पर हैं। क्या सोच है तुम्हारी? सर बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ये इस बात सही लगती है, क्योंकि मैंने खुद मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मैंने जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की वो उत्क्रमित उच्च विद्यालय खपरियावां से प्राप्त की है, और वहाँ के शिक्षकों का सब बहुत सहयोग मुझे मिला, जिसके कारण बचपन से ही मुझ में ये हौसला आया कि नहीं, मैं कोशिश करूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ अच्छा, और आगे सफल हो सकती हूँ। तो सरकारी स्कूल में ऐसी बात नहीं है कि शिक्षक अच्छे नहीं होते हैं, काफ़ी अच्छे शिक्षक होते हैं और वे काफ़ी मेहनती होते हैं, जिसको मैंने खुद से ये चीज़ महसूस किया है, और काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे खुद सर वहाँ से। तो ऐसी धारणा गलत है सर कि सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते हैं। मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ करके आगे निकली हूँ, और मुझे लगता है कि सरकारी स्कूल के बच्चों में तो ज़्यादा हौसला होता है, वो काफ़ी आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने भी चाहिए और आगे बढ़ेंगे भी। बिल्कुल सर। जी बिल्कुल, ये मुझे भी जान करके मैं पहली बार तुमसे सुन रहा हूँ कि तुम भी सरकारी स्कूल की प्रोडक्ट रही है। प्राइमरी स्कूल जो है वो सरकारी स्कूल से ही हुआ है और जीपीएससी क्वालिफाई की है। तो ऐसी धारणा जो लोगों में है वो थोड़ी गलत है धारणा, और धारणा चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक और चीज़, इस सफलता का श्रेय किसको देगी? सर इस सफलता का श्रेय मैं
किसी एक को नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरे पूरे सफ़र में बहुत सारे ऐसे सीनियर्स हैं, बहुत ऐसे टीचर्स हैं जिनमें आप भी हैं सर, तो सभी का काफ़ी योगदान है। और ऐसे मेरी दादी माँ जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, पापा माँ, मेरा भैया जो हर एक कदम पर साथ मेरे खड़ा था, उसने तैयारी के दौरान एक लास्ट इंटरव्यू तक वो मेरे साथ था, तो सभी का श्रेय है। अगर टीचर्स में मैं देखूं तो विकास सर हैं, रुपेश सर हैं, प्रदीप सर हैं, और सीनियर्स में अगर मैं देखूं तो मुझे काफ़ी अच्छा सर्कल मिला जिससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता रहा। तो जिनमें कनक दी हैं, विशाल भैया, रंजीत भैया, काफ़ी लोग सीनियर्स हैं जिन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं सबको इंक्लूड करके सफलता का श्रेय दूंगी, और थोड़ी सी जो मेरी लगन थी उसको भी मैं श्रेय दूंगी कि थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने मेरे लाइफ में इतना मुझे सकारात्मकता से मुझे भरा और मुझ में ऊर्जा का प्रवाह किया कि मैं पहले प्रयास में सफल हुई हूँ। अच्छा, एक चीज़ अंबुजा, अब अंतिम में एक लास्ट क्वेश्चन है कि जो भी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या जेपीएससी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वो कैसे सफल हो, क्या टिप्स है तुम्हारा? सर टिप्स मैंने तो अपनी स्ट्रैटेजी जो थी मैंने बताया वो चीज़, और मुझे लगता है कि अगर आप सिविल सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई में ईमानदारी बरतें, और जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दें, और मेहनत करें, लगन करें, और अच्छे से अगर एक डायरेक्शन में, एक सही दिशा में अगर हम तैयारी करते हैं और टाइम स्लॉट डिवाइड करके करें, और जो टॉपिक है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, तो ये भी देखना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उधर माइंड डाइवर्ट ना करें, टू द पॉइंट पढ़ें और मेहनत करें। हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और बिल्कुल सफल होंगे सर। हाँ, एक चीज़ जैसे बहुत अच्छी बात बताई कि क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें इसकी भी बारे में जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी फालतू चीज़ें भी पढ़ करके जिसका कोई एग्जामिनेशन से लेना देना नहीं रहता है, तो वो आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान भी नहीं होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए शायद किसी मार्गदर्शक की ज़रूरत पड़ती है, किसी मेंटर की ज़रूरत पड़ती है क्या? ये सब बिल्कुल कह सकते हैं कि आपके कोई ऐसे सीनियर अगर आपको मिले जो आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि क्या आपको छोड़ना है, क्या आपको पकड़ करके पढ़ाई करनी है, किस दिशा में चलना है, तो आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। तो जैसे हमारे जेपीएससी के सिलेबस में भी झारखंड का जो सेक्शन है, हम देखते हैं हमें पहले तो पूरा चीज़ पढ़ना है, हमें जितना भी सिलेबस है, सिलेबस के अलावा भी अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो पूरी चीज़ को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन जब एक बार हम अच्छे से थॉरली पढ़ चुके हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि जो सिलेबस में डिस्कस किया गया है उस चीज़ पे हम लोग ज़्यादा ध्यान करें, ना कि सिलेबस के इतर टॉपिक्स को ज़्यादा पढ़ रहे हैं, ज़्यादा समय दे रहे हैं, तो उससे हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। लास्ट, अब अंतिम में सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक है या नहीं? सफलता का कोई शॉर्ट ट्रिक मुझे नहीं लगता कि कुछ है। लगन, परिश्रम, मेहनत, ये इसे शॉर्ट ट्रिक तो नहीं कह सकते, लेकिन यही इसका मूल मंत्र है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई में, अपने जो तैयारी है उसमें ईमानदार बने और मेहनत करते रहें, सही दिशा में मेहनत करें, और बनने के बाद भी ईमानदारी और अपना जो व्यक्तित्व है उसमें बदलाव ना लाएं, और सही दिशा में काम करें तो आप हर एक क्षेत्र में सफल हो सकते हैं सर। जी बिल्कुल, बनने के बाद भी ईमानदारी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि अभी झारखंड में कुछ घटनाएं ऐसी घटी है जहां पर बनने के बाद ईमानदारी में कुछ कमी दिख रही थी। चलिए, एक अच्छी बात है कि कोई भी अगर सिविल सर्विसेज में आते हैं तो निश्चित रूप से ईमानदारी से वो काम करें, और एक सेवा भाव से अगर काम करें तो देश और राज्य जो है वो प्रगति की ओर ज़रूर बढ़ेगी। तो आज मैं ढेर सारी बातें अंबुजा से किया हूँ और जानने की कोशिश किया हूँ कि किस तरीके से ये तैयारी किए हैं। मुझे उम्मीद है कि इनकी बातों से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा और एक मोटिवेशन मिलेगा और मार्गदर्शन मिलेगा कि किस तरीके से सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए और कब इसकी पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। एक सही डायरेक्शन में करनी चाहिए, लगन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, अपने साथियों के साथ इसको ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।